दिन की पहली किरणें मीना के घर की खिड़कियों से छन छन कर अंदर आ रही थी। रसोई से आती हुई हल्की खनक के साथ अनीता मीना की बहू चाय बना रही थी। अनीता को आए अभी 2 महीने ही हुए थे। अनीता फोन पर किसी से बात कर रही थी और वो खिलखिलाकर हंसती है। अरे पागल, ऐसे कैसे हो सकता है? तू भी ना। मीना रसोई के दरवाजे पर खड़ी अनीता को देख रही होती है। अनीता की हंसी सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन जल्द ही वो गंभीर हो जाती है। उसकी आंखों में कुछ याद आने का भाव झलकता है। अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ। हाँ, आज शाम को पक्का। अनीता फोन रखकर मुड़ती है और मीना को देखकर मुस्कुराती है। अरे मम्मी जी, आप आइए ना, चाय बनी है। हाँ हाँ बेटा, बस आ ही रही हूँ। कुछ हुआ है क्या? आप कुछ उदास सी लग रही हैं। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तू अपनी पुरानी दोस्त से बात कर रही थी ना, बस वही, और कुछ नहीं बेटा। बस आप किसी के बारे में सोच रही थी? नहीं, बस ऐसे ही। एक काम करते हैं, हम चाय पी लेते हैं। उस दिन के बाद अनीता ने कई बार देखा कि मीना अक्सर अतीत की यादों में खो जाया करती थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा जाती है, जिसे वो छुपाने की कोशिश करती है। अनीता घर की सफाई कर रही होती है तो उसे अलमारी के ऊपरी शेल्फ से एक पुराना डब्बा मिलता है। ये क्या है? वो डब्बा खोलती है और उसमें से कुछ पुरानी तस्वीरें निकलती हैं। तस्वीरों में एक जवान मीना अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में दिखाई देती है। उसके साथ एक लड़की भी थी। मम्मी जी, देखिए क्या मिला। मीना तस्वीरों को देखकर स्तंभ रह जाती है। ये तो ये कौन है आपके साथ? और आप दोनों कितने खुश भी लग रहे हैं। मीना तस्वीरों को हाथ में लेकर धीरे से सहलाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मेरी रेखा है, ये मेरी रेखा है। वो भी बहुत पुरानी दोस्त है मेरी। आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ था? कुछ नहीं बेटा, बस ये पुरानी यादें, बस पुरानी। मम्मी जी, मुझे बताइए ना, मुझे जानना है सब। मैं ना 9वीं कक्षा में थी और उन दिनों मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। मेरे पापा सुबह जल्दी काम के लिए निकल जाते थे। युवा मीना अकेले कोने में बैठी होती है। उसके पास कोई टिफिन नहीं था। वो सिर्फ अपनी किताब में सर छुपाए पढ़ने का दिखावा कर रही थी, जबकि दूसरी लड़की अपना खाना खा रही थी। तभी रेखा उसके पास आती है। तुम खाना लेके नहीं आई हो क्या? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम्हारे पेट से तो आवाज आ रही है। मीना शर्मिंदा होकर अपना सर झुका लेती है। कोई बात नहीं, आज से तुम बस मेरे साथ खाना खाओगे और मेरी माँ हमेशा ज्यादा खाना भेजती है। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैं रेखा मिश्रा हूँ, नया ट्रांसफर। और तुम? मीना सक्सेना। चलो मीना सक्सेना, आज से हम फ्रेंड हुए। उस दिन के बाद से रेखा ने मुझे ना कभी भी ना अकेला नहीं छोड़ा। हर रोज मेरे लिए ना टिफिन लेके आती थी, वो भी खाने के लिए। और धीरे धीरे हमारी दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी हो गई कि हमें लोग स्कूल में जुड़वा बहनों के नाम से जाने लगे थे। वाह, कितनी प्यारी दोस्ती थी आपकी। हाँ बेटा, लेकिन जीवन कभी कभी ऐसे मोड़ पे लाके हमें खड़ा कर देता है जिसकी हमें कोई कल्पना भी नहीं होती बेटा। हम 10वीं कक्षा में जैसे ही पहुंचे, सब कुछ ऐसा लगने लगा, सब कुछ बदल सा गया है। ऐसे ही एक दिन। तो हाँ विद्यार्थियों, आज हम भूगोल पढ़ेंगे। जब मीना रेखा के घर पहुंचती है तो वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और लोग रो रहे थे। बेचारी रेखा की माँ जवान थी बेचारी, चल बसी। अब ये रेखा कैसे रहेगी? छोटी सी बच्ची अब अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगी? पता नहीं कैसे बस वाला गाड़ी चला रहा था जो ब्रेक फेल हो गया और ये बेचारी चल बसी इसमें। रेखा मीना को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। मीना उसे गले से लगाती है। माँ चली गई मीना। माँ, अब कहाँ चले गए माँ? मीना,
तुम्हारा बहुत शुक्रिया रेखा को संभालने के लिए। मैं तो टूट गया हूँ बेटा। अंकल जी ऐसा मत कहिए आप। रेखा रेखा मेरी दोस्त है। बेटा मैंने सोचा है कि गर्मी की छुट्टियों में रेखा को दिल्ली उसकी बुआ के पास भेज दूं। शायद माहौल बदलने से उसे अच्छा लगेगा। जी अंकल। मीना मैं नहीं जाना चाहती। रेखा कुछ हफ्तों की बात है। तुम्हारे पापा को लगता है कि तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम मुझे फोन करोगी ना रोज? हाँ बिल्कुल, रोज फोन करूंगी तुम्हें मैं। मीना मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर आना है। मीना क्या हो गया रेखा? तू चुप हो जा। सब कुछ ठीक है ना? माँ की बहुत याद आ रही है। बुआ जी के घर पे माँ की एक भी तस्वीर नहीं है। मैं घर आना चाहती हूँ मीना। तो फिर आ जाना तू इधर, हमारे घर आ जा। और तुझे पता है मैंने अपनी मम्मी से सब बात कर ली है, सारी की सारी बात कर ली है और मेरी मम्मी मान गई है। तो बस इधर आ जा। सच मैं कल की बस से निकल जाऊंगी। मीना मीना बस रास्ते में खराब हो गई है। अंधेरा हो रहा है, मैं डर रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है मीना। अरे तू है कहाँ? मुझे बताना, तू किस जगह पर है? पता नहीं, कोई गांव है शायद। देवपुर लिखा हुआ है एक साइन बोर्ड पे। तू एक काम कर, वहीं रुक जा, कहीं मत जाइयो, मैं आ रही हूँ तेरे पास। पागल हो गई है क्या? इतनी रात में अकेले कैसे जाएगी? माँ आप कैसी बातें कर रही हो? रेखा वहाँ पर अकेली है और डरी हुई है। मैं उसके पास नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? मुझे जाने दो माँ। तुम आ गई, मुझे लगा था तुम जरूर आओगी। अरे पागल है क्या? मैं कैसे नहीं आती तेरे पास? मैं तेरी पक्की दोस्त हूँ और यहाँ पर कैसे नहीं आती तेरे पास? उस रात के बाद रेखा और मैंने पूरी गर्मियों की छुट्टियाँ एक साथ बिताई है और बहुत ज्यादा मजे किए थे। लेकिन क्या मम्मी जी? अब 12वीं कक्षा के बाद रेखा का दाखिला दिल्ली के एक बड़े से कॉलेज में हो गया, लेकिन मैं यहीं रह गई। धीरे धीरे हम दोनों की बातचीत बंद हो गई। उस समय ज्यादा लोगों के पास ना फोन भी नहीं था, हम बस खत लिखते थे एक दूसरे को। कुछ दिनों के बाद उसके खत आने ना बंद भी हो गए। अनीता मीना के हाथों को अपने हाथ में लेती है। आपने कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी? अरे बेटा बहुत ज्यादा कोशिश की थी मैंने, लेकिन हमारे पास उस समय पर ना इंटरनेट की सुविधा थी ना कुछ था। और फिर कुछ महीनों बाद मेरी शादी हो गई और मैं घर गृहस्थी में लग गई और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई बेटा। उस रात के बाद से अनीता के दिमाग में एक विचार घूमने लगा कि वो रेखा को ढूंढना चाहती थी मीना के लिए। अनीता अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। वो सोशल मीडिया पर रेखा मिश्रा नाम को खोज रही थी। इतने सारी रेखा मिश्रा, कैसे पता करूं कौन सी मम्मी जी की दोस्त है? ये हो सकती है। सर मुझे 1992 बैच की छात्राओं की जानकारी चाहिए थी। कैसी बात कर रही हो बेटी? इतनी पुरानी चीजों का क्या करोगी तुम? और ऐसी जानकारी मैं किसी को नहीं दे सकता, आसानी से तो बिल्कुल नहीं दे सकता। सर मामला बहुत जरूरी है। मेरी सास मीना सक्सेना इसी स्कूल में पढ़ती थी। उनकी दोस्त रेखा मिश्रा का पता लगाना है। क्या नाम बताया तुमने? क्या नाम बताया? मीना सक्सेना? हाँ मुझे याद आ रहा है। ये मीना सक्सेना को मैं जानता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, बहुत ही अच्छी लड़की थी, मुझे अपना भाई समझती थी। हाँ मैं जानता हूँ। और उसकी एक दोस्त थी, क्या नाम था? हाँ रेखा नाम था उसका।
मुझे दोनों भाई मानती थी, बहुत बातें किया करती थी मुझसे। वो हमेशा साथ रहा करती थी और मुझे भी कई बार मिलती थी। बहुत ही अच्छी लड़कियां थी। आप जानते हैं उन्हें? हाँ बेटा, मुझे याद है। मैं 40 साल से यही काम करता हूँ। अरे पहले मेरे पिताजी काम करते थे, उनकी मृत्यु के बाद मैं काम करने लगा। हाँ, मैं जानता हूँ उन लोगों को। मीना और रेखा दोनों ही बहुत ही अच्छी थी और रेखा के माँ के देहांत के बाद मीना ने उसे एक बहन की तरह संभाला था। मुझे याद है, तुम्हें जो जानकारी चाहिए मैं तुम्हें सब दे दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। हेलो, क्या मैं रेखा जी से बात कर सकती हूँ? हाँ, मैं रेखा बात कर रही हूँ। कौन बोल रहा है? मैं अनीता हूँ, मीना सक्सेना की बहू। फोन की दूसरी तरफ कुछ देर तक सन्नाटा रहता है। मीना सक्सेना, वो ठीक तो है ना? जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक है और आपको वो बहुत याद करती है। मैंने उसको कितना ढूंढा, लेकिन शादी के बाद उसका नाम बदल गया होगा। आप मिलना चाहोगी उनसे? अभी इसी वक्त मैं निकलती हूँ। मम्मी जी, आज मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। क्या है बेटा? पहले आंखें बंद कीजिए अपनी। अब खोलिए। मीना आंखें खोलती है और सामने रेखा को देखकर स्तंभ रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पाता। रेखा तुम हो क्या? मीना, मेरी मीना। दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं और फुट फुट कर रोने लगती हैं। तुझे पता है मैंने कितना ढूंढा तुझे, लेकिन तेरा नाम बदल गया, पता भी बदल गया। रेखा, मुझे लगा था तुम मुझे भूल गई हो। तुझे भूल जाऊं? कभी नहीं। याद है वो रात जब तू मुझे लेने आई थी उस अंधेरे गांव में? मैं कैसे भूल सकती हूँ तुझे? मैंने कितने ज्यादा खत लिखे थे तुझे। मिले ही नहीं। बुआ ने नया घर ले लिया था, हम वहीं शिफ्ट हो गए थे। कमरे में अनीता खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो धीरे से पीछे हटकर दोनों दोस्तों को अकेला छोड़ देती है। तेरी बहू बहुत प्यारी है, उसने कितनी मेहनत की मुझे ढूंढने में। हाँ बहू, तूने मेरे लिए जो भी किया मैं नहीं भूल सकती हूँ। पता है मीना, जब मैंने तेरी आवाज सुनी फोन पे तो लगा जैसे 30 साल पीछे चली गई हूँ। याद है जब हमने पहली बार एक दूसरे का लंच शेयर किया था? अरे तेरी माँ का हाथ का आलू का पराठा मैंने ना जिंदगी में इतना टेस्टी और इतना स्वादिष्ट पराठा ना कहीं नहीं खाया था। माँ हमेशा कहती थी तू उनकी दूसरी बेटी थी। वैसे तेरे बच्चे कैसे हैं? 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया है, छोटा भी पढ़ रहा है। और तेरे? मेरा ना एक बेटा है और जो मेरी बहू है अनीता, अरे वो तो मुझे अपनी बेटे से बढ़कर है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब बहुत ठीक है। 2 दोस्त 30 साल बाद मिले हैं और देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात हो। तुमने बहुत अच्छा किया अनीता। मम्मी को इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा। हम अब फिर कभी अलग नहीं होंगे मीना। इस बार मैं तुझे खोना नहीं चाहती। मुझे तो तुझे पाकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी का एक हिस्सा जो छूटा हुआ था
वो मुझे वापस मिल गया है। याद है स्कूल में सब हमें जुड़वा बहनें कहते थे। दोनों हंसने लगती है और सूरज डूबने लगता है। अनीता रसोई में खाना बना रही होती है। मीना आती है और उसे गले से लगा लेती है। तेरा बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया बेटा। भला ये किस लिए मम्मी जी? मेरी जिंदगी में मेरी दोस्त को वापस लाने के लिए और मेरी खुशियाँ वापस लौटाने के लिए, इसलिए तहे दिल से शुक्रिया कर रही हूँ तुझे बेटा। देखिए मम्मी जी, आपके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। रेखा आंटी बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन तू मेरी सबसे अच्छी बेटी है। कभी कभी जिंदगी हमसे कुछ अनमोल रिश्ते छीन लेती है, लेकिन समय की धूल उन्हें कभी नहीं मिटा पाती। जब भी मौका मिले उन्हें फिर से जीवित कर लेना चाहिए, क्योंकि सच्ची दोस्ती, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, बस कहीं छिप जाता है, किसी के द्वारा फिर से खोजे जाने के इंतजार में। मिशिता अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर दिल्ली आई होती है और मिशिता का पूरा ध्यान बस उसकी पढ़ाई पर ही रहता है। एक बार मिशिता नवरात्रों से 2 दिन पहले चिकन खा रही थी। तभी मिशिता का बॉयफ्रेंड संजय आता है। आय हाय सीताराम सीताराम, अरे कैसे खा लेती हो तुम ये सब? अरे तुम्हें गंदा नहीं लगता क्या ये सब खाते हुए? इसमें गंदा लगने वाली क्या बात है? जैसे तुम लोग अपना वेज खाते हो, वैसे ही मैं भी अपना नॉन वेज खाती हूँ। जब मैं तुमको कुछ नहीं बोलती हूँ तो तुम क्यों मुझे बोल रहे हो? हाँ तो मैं वेज खाता हूँ, नॉन वेज नहीं खाता, और वेज और नॉन वेज में बहुत फर्क होता है। मुझे सीधा साधा सिंपल सा खाना खाना पसंद है। तुम्हारी तरह किसी जीव को मार कर उसे खाना मुझे पसंद नहीं है, और ना ही मैं कभी खाऊंगा। जब तुम मेरी पसंद से नहीं चल सकते हो तो ये सारी बातें बताकर क्यों मुझे अपनी पसंद के खाने से दूर कर रहे हो? अरे सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, जिसको जो खाना है वो खा सकता है। यार तुम कभी मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो यार? अरे अरे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, थोड़ी तो इज्जत कर लिया करो। तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही हूँ तो क्या तुम मेरी बात मान रही हो क्या? बताओ। देख लो, मैं अभी कह देता हूँ तुम्हें, अगर तुम ये चिकन खाती रही ना तो हमारा रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। इसलिए मैं तुम्हें ना आज बता देता हूँ कि तुम्हें ये सब ना खाना छोड़ना होगा। तुम मुझ पर दबाव कैसे डाल सकते हो? किसी से बात ना करने के लिए रोकना तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये क्या है? तुम मुझे खाने पीने तक के लिए रोक रहे हो। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी तुमसे नहीं थी कि मेरी बात मानना तो दूर की बात, तुम तो मेरी इज्जत तक नहीं करती हो। आज तुमने मेरा दिल दुखाया है, मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारी इस बात का। अच्छा बुरा लगा है ना तुम्हें? तो चलो एक काम करो, अब एक कोने में बैठकर मुझे कोसते रहो, क्योंकि अब मैं तो नहीं रहने वाली हूँ तुम्हारे साथ। ना तो मैं तुम्हें कोसूंगा और ना ही तुम्हारे बारे में सोचूंगा। और तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो ना, तो मुझे भी ना नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं कोई मरा नहीं जा रहा तुम्हारे साथ रहने के लिए, और तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, अब एक्स गर्लफ्रेंड हो, समझी तुम? संजय और मिशिता एक चिकन की बात पर ब्रेकअप कर लेते हैं, जिसके बाद अब वो दोनों कॉलेज तो आते लेकिन अब एक दूसरे से बात नहीं करते और ना ही मिलते। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद मिशिता और संजय दोनों बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठे थे। तभी मिशिता की दोस्त लता मिशिता के लिए टिफिन में प्रसाद लाती है। ये ले मिशिता, मैं तेरे लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। तुझे बताया था ना मैंने कि कल मेरे घर में पूजा थी, तो मैंने खास तेरे लिए प्रसाद अलग से निकाल लिया था। क्योंकि तू यहाँ अकेली रहती है तो घर की पूजा को, घर को, इन सबको बहुत मिस करती होगी ना तुम। ओह लता, तुम कितनी अच्छी हो, हमेशा मेरे बारे में पहले सोचती हो। अब तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। लता, तुमने प्रसाद देके अच्छा काम किया है, लेकिन ना तुम बहुत मासूम हो। तुम जिसे प्रसाद दे रही हो ना, वो इसके लायक भी है? एक बार सोचा तुमने? हाँ, हर चीज के लायक तो तुम ही हो ना। ब्रेकअप के लायक भी तुम ही थे, तभी तो मैंने तुम्हें ब्रेकअप दे दिया। और ब्रेकअप के बाद भी तुम्हें चैन नहीं है ना? इतना परेशान करे जा रहे हो। मैं परेशान कर रहा हूँ तुम्हें? अरे परेशान तो तुमने किया है मुझे। मैं कॉलेज पढ़ने के लिए आता हूँ, और ये मेरे लिए मेरे विद्या का मंदिर है, और तुम मेरे मंदिर में चिकन खाती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें?
संजय तुम पागल हो क्या? तुम्हारी गाड़ी हमेशा मेरे चिकन पर आकर ही क्यों रुक जाती है? अरे मेरा मुंह, मेरा पेट और मेरे पैसे, मैं चाहे जो करूं, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? तभी तो मैं लता से कह रहा हूँ कि तुम्हें प्रसाद देके ना गलत कर रही है, गलत इंसान को दे रही है प्रसाद। और जो प्रसाद खाने के लायक होता है ना, उससे प्रसाद मिलना चाहिए। तुम जैसे नॉनवेज खाने वाली के हाथ से भी बदबू आती है, वो भी नॉनवेज की। हाँ हाँ, तुम्हारे हाथों से तो जैसे छप्पन भोग की खुशबू आती है। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अब भी कह रही हूँ, मुझे बार बार परेशान मत करो। अरे तुम तो बस कर जाओ तुम दोनों। यार, इतना तो कोई चूहे बिल्ली की तरह भी नहीं लड़ता जितना तुम लोग लड़ रहे हो। और मिशिता, तुम, और जब सामने वाले को नॉनवेज पसंद ही नहीं है तो उसके सामने तुम बार बार नॉनवेज क्यों रखती हो? अगर तुम ऐसा ही करती रही तो वो गुस्सा तो करेगा ही ना। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें भी मेरी ही गलती दिखाई दे रही है? मैं ही गलत हूँ ना? नहीं, मैंने तुम्हें गलत नहीं कहा, मैं बस बात बता रही हूँ। संजय, तुम कुछ ज्यादा ही ठीक नहीं हो। इंसान को अपनी मन की करने का पूरा हक है। कुछ भी पहने ओढ़े घूमे फिरे, उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें। और तुम तो मिशिता को खाने से ही रोक रहे हो। हाँ हाँ, तुम्हारी दोस्त जो है, तुम तो इसकी तरफदारी करोगी, इसकी साइड से बोलोगी। लेकिन एक बार तुमने सोचा कि मेरी दोस्त गलत है तो मैं इसे समझाऊं, लेकिन नहीं, तुम क्यों समझाने लगोगी? तुम तो गलत का साथ दे रही हो। संजय इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। संजय और मिशिता की अब जरा भी नहीं बनती और उन दोनों में हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर बहस हुआ करती। कुछ दिनों बाद नवरात्रे आ जाते हैं और नवरात्रों का पहला दिन होता है, जिसमें संजय कॉलेज कुर्ता पहन कर आता है। अरे वाह संजय, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हो। ब्रेकअप की खुशी है या फिर कुछ ज्यादा अच्छे बनकर आए हो इसलिए, ताकि वापस से बात बन जाए? हे माँ, मैं तो मर गया। लता, तुम पागल वागल हो क्या? अरे नवरात्रे चालू है आज से और मैं व्रत में हूँ, वो भी 9 दिन के। तुम तो जानती हो ना, फिर भी तुम मुझे मेरी एक्स की याद दिला रही हो जो कि चिकन खाती है। अरे तुम पागल वागल हो क्या? अरे मेरा उपवास है। ऐसे बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? यार, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। और अब तुम दोनों ऐसे करोगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। जो थोड़ी बहुत लड़ाई हुई उसे बात करके खत्म कर दो ना। उससे बात करके ये सब कुछ ठीक करूँ मैं? हाँ, अरे पागल वागल हो क्या तुम? अरे उसका बस चले ना, वो मुझे खा जाए। खैर छोड़ो उसकी बातें। संजय इतना बोलकर ग्राउंड में चला जाता है और वहाँ ही बैठा होता है कि तभी मिशिता चिकन लेकर आती है और संजय के सामने ही खाती है। छी छी छी, हे भगवान, अरे तुम मेरे सामने ये सब कैसे खा सकती हो? तुम्हें पता है ना, चिकन देखते मुझे घिन आ जाती है। और तुम मेरे सामने कैसे खा रही हो, दरिंदी कहीं की? मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं नहीं मानने वाली। अब तक तुम मुझे परेशान कर रहे थे ना, तो अब मैं तुम्हें कर रही हूँ। लो, थोड़ा चिकन तुम भी खा लो। हे भगवान, कैसी लड़की हो तुम? अरे नवरात्रों में कौन चिकन खाता है? तुम्हें पाप लगेगा, तुम नर्क जाओगी। अरे मैं तो कहता हूँ तुम्हें कुत्ता काटेगा, तुम्हें बिल्ली काटेगी, तुम्हें सारे जानवर काटेंगे, पापी कहीं की, दुष्ट। मैं तो खाऊंगी और देखती हूँ कि मुझे कौन रोक सकता है। संजय मिशिता की बात सुनकर वहाँ से जाने लगता है और मिशिता भी बार बार संजय के पीछे पीछे जा रही थी। बार बार संजय के पीछे जा रही होती है, जिससे अब संजय काफी परेशान होने लगता है। एक बार तो मिशिता की हद ही हो जाती है और संजय के मुंह के आगे ही वो चिकन खाने लगती है, तो संजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिशिता के हाथ से चिकन उठाकर जमीन पर फेंक देता है। ये सब देखकर वहाँ कॉलेज के बाकी सभी स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह से क्यों झगड़ रहे हो? पूरा कॉलेज तुम्हें देख रहा है। हाँ तो दिखाना चाहिए ना। अरे सबको पता चले कि जो मेरी एक्स है वो कैसी है। सब लोग तो बाकी नॉर्मल डे पे चिकन खाते हैं, लेकिन मेरी एक्स ये तो नवरात्रि में खा रही है। बस करो संजय, तुम्हें जो बोलना है वो अकेले में बोलो ना। ऐसे सबके सामने बोलना अच्छा थोड़ी ना लगता है। सब लोग मिशिता को ही देख रहे हैं। मिशिता को भी बहुत बुरा लग रहा होगा। बुरा लगेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगना चाहिए। अरे मैं 9 दिन का उपवास रखता हूँ। मैं नॉनवेज खाता तो दूर की बात है, मैं तो देखता तक नहीं। अरे मैं तो नॉर्मल खाना नहीं देखता यार। और ये खुद तो खा ही रही थी और बार बार मेरे मुंह के सामने चिकन लेके आ रही थी।
अरे तो गुस्सा नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, इसकी आरती उतारूं? अरे मेरा व्रत है, मुझे क्यों खाने के लिए मजबूर कर रही है, जबकि मैं खाता ही नहीं हूँ। बस करो संजय, अब ना तुमने सच में बहुत ज्यादा ही बोल दिया। मैं बंगाली हूँ और हमारे बंगाल में नवरात्रों में ही माँ को भेंट दी जाती है किसी जीव की। सबका अलग तरीका होता है माँ को खुश करने का। तुम लोग उपवास करके करते हो तो हम लोग भेंट चढ़ाकर, लेकिन हमने कभी किसी की बात को लेकर तुम्हें नीचा नहीं दिखाया और तुमने सबके सामने मुझे ना जाने क्या क्या बोल दिया। मिशिता की बात सुनकर संजय का मुंह बंद हो जाता है और वो वहाँ से ही चला जाता है, जिसके बाद संजय कभी भी मिशिता को नीचा नहीं दिखाता। रामपुर गांव में लाला राम नाम का एक बनिया अपनी किराए की दुकान चलाया करता था। लाला राम शुरू से ही बहुत कंजूस था। वो ना तो किसी को दाल, चीनी, आटा, चावल 1 ग्राम ज्यादा देता और ना ही किसी से 1 रुपए कम लेता। एक रोज गांव का ही एक केशव लाला राम की दुकान पर पहुंचता है। अरे भैया 1 किलो चावल देना और जल्दी दे देना, वो घर में सुबह से खाना नहीं बना है। हाँ देता हूँ, लेकिन पहले पैसे तो दे, फिर सामान दूंगा, वरना सामान लेने के बाद तू कहेगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कल ले लेना। अरे नहीं नहीं भैया जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा। ये लो आपके पूरे 100 रुपए और जल्दी से 1 किलो चावल और दाल दे दो। अरे क्या बात है केशव, लगता है आज तेरे मालिक ने तेरी पगार दी है। चल, तेरे जो पिछले पैसे बकाया थे वो अब पूरे हो गए, तुझ पर कोई उधार नहीं रह गया। अरे भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं आपके पैसे जल्दी से दे दूंगा। अभी मेरे घर में ना अन्न नहीं है और सब भूखे भी है, आप मुझे राशन दे दीजिए ना। चाहता है यहाँ से या पन्ना को कहकर तुझे यहाँ से धक्के मार कर निकलवाऊं? अरे भैया आप ये ठीक नहीं कर रहे हो हमारे साथ। अरे देख लेना, एक दिन ना आपका ये पाप आपको ले डूबेगा। अब देर शाम लाला राम अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी मंजू से कहता है, आज खाने में क्या बनाया है भाग्यवान? मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, जल्दी से निकाल दो, मैं तब तक हाथ धोकर आता हूँ। अरे आपके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। वो क्या है ना कि जब शाम में मैं खाना बनाकर घर से निकली तो केशव को यहाँ से उदास जाते हुए देखा। वो बहुत परेशान था और कह रहा था कि उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है। अरे ये क्या किया तुमने? उस भिखारी को देखकर इतनी दया आई कि अपने पति के लिए खाना बचाया ही नहीं, उस गरीब भिखारी को सारा खाना खिला दिया। आप तो जानते हैं ना, शाम के पहर दान पुण्य करने से कितनी तरक्की होती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं पूरे दिन जो भी बचाता हूँ तुम उसे गांव के भिखारियों में बांट देती हो। क्या करूँ मैं तुम्हारा? जी मुझसे तो नहीं होती आपकी तरह ये कंजूसी वंजूसी। आज तो आपको भूखे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। इन्हें और इनकी ये कंजूसी की आदत तो मैं ही सुधारूंगी। बेचारा केशव सुबह से भूखा है, ऊपर से इन्होंने उसको सामान देने की बजाय उसका पैसा रख लिया। लाला राम की आदत से न सिर्फ गांव वाले बल्कि लाला राम की धर्मपत्नी भी बहुत परेशान थी और मंजू अपने पति लाला राम को वक्त वक्त पर सबक सिखा रही थी। लेकिन लाला राम तो सुधरने से रहा। एक रोज सुबह के समय लाला राम अपनी दुकान पर जाने के लिए तैयार होता है। तभी वो देखता है कि उसकी पत्नी मंजू सोई हुई है और उसका बदन बुखार से तप रहा है। हे प्रभु, ये क्या हो गया सुबह सुबह मंजू को? कृपया करके मेरी मंजू को ठीक कर दो प्रभु, मैं पूरे 5 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा। अरे अभी मुझे प्रभु की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है। मुझसे ये तपता हुआ शरीर का दर्द और बदन बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे भाग्यवान, प्रभु तक भी तो मेरी बात पहुंचने दे, थोड़ी देर और इंतजार कर ले, तू जरूर ठीक हो जाएगी और मुझे डॉक्टर को भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता है तब तक तो मैं खुद ही प्रभु के पास ना पहुंच जाऊं। हे प्रभु, कैसा पति दिया है मुझे, इतनी कंजूसी करके कहाँ जाएगा ये। प्रभु से अर्जी लगाने के बाद ही लाला राम अपनी पत्नी को ठंडे पानी की पट्टियां करने लगता है और कुछ देर बाद ही मंजू
खुद से उठकर बैठ जाती है। देखना, मैंने कहा था। अरे मुझे प्रभु पर पूरा विश्वास है, तुझे कुछ होने ही नहीं देंगे। तू ठीक हो गई मंजू। किसी दिन ऐसा ना हो कि तुम अपनी कंजूसी और थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में मुझे ही खो दो। इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। अरे तू तो ठीक हो गई, लेकिन क्या अब मुझे 5 ब्राह्मणों को खाना खिलाना पड़ेगा? हे भगवान, अब ये उसमें भी कंजूसी दिखाएंगे। आपको मेरे ठीक होने के लिए ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? आपने इतने ब्राह्मणों को खाने का न्योता। ठीक है, तो 4 को खिला दूंगा अगर तुम कहती हो तो। अरे नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, तुम कहती हो तो 3 ब्राह्मणों को ही खाना खिला देता हूँ। नहीं, आपका दिमाग तो खराब नहीं है ना? अरे भाग्यवान, तुम भी ना। चलो इस बार न तुम्हारी न मेरी, मैं एक भी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराऊंगा। मेरी क्यों नहीं सुनते हैं आप? आप ये सब क्या बोल रहे हैं? जिस दिन आपसे प्रभु नाराज हुए ना, तो आपको ही हानि होगी। आप ये बात क्यों नहीं समझते? ये सब कहने की बातें हैं, आदमी 2 पैसे भी ना बचाए क्या अब? चलो, अब तुम ठीक हो गई हो ना, तो मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। वहाँ जाकर देखता हूँ कि आखिर पन्ना दुकान पर क्या कर रहा है। इतना बोलने के बाद ही लाला राम दुकान के लिए निकल पड़ता है। इधर जब लाला दुकान पर आता है तो वो देखता है कि उसकी दुकान के अंदर एक बकरी घुसी हुई है और वो चावल की बोरी में मुंह डाले उसे खा रही है। अरे रे रे निकम्मे कामचोर, आलसी नौकर, किसी काम का नहीं है तू। देखो तो, 1 बोरा चावल खा गई मेरा ये बकरी। अब इस बकरी को बांध ले, शोर ना हो जाए, इसे अंदर ले जा। लेकिन मालिक, ये जिसकी है वो तो इसे ढूंढ ही रहा होगा ना? एक तो काम चोरी, ऊपर से मुझे सिखा रहा है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जितना कहा है उतना कर, तेरी सेहत के लिए अच्छा होगा। जी सेठ जी, मैं अभी इस बकरी को बांध देता हूँ। इतना कहने के बाद लाला राम का नौकर पन्ना उस बकरी को दुकान के अंदर वाले गोदाम में ले जाकर बांध देता है। अब देर शाम पन्ना और लाला राम गांव वालों की नजरों से छुपकर अपनी दुकान को बंद करने के बाद शहर की तरफ निकलते हैं। मालिक, मैंने इस बकरी पर चादर तो डाल रखी है, बस किसी की नजर ना पड़े इस बकरी पर। शुभ शुभ बोल और जल्दी चल। इस बकरी ने जितना चावल खाया है ना, उतना इससे वसूलना भी है। इसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा मैं। हाँ मालिक, ये तो है। और इसे बेचकर आप मेरी इस महीने की पगार भी दे देना। चुप कर तू कामचोर कहीं का। एक तो तुझसे दुकान नहीं संभाली जाती, ऊपर से हर महीने पगार भी चाहिए लाड साहब को। पिछले महीने ही तो दिया था तुझे पगार। नहीं मालिक, आपने मुझे 2 महीने पहले पगार दी थी और अब तो 2 महीने बीत गए हैं और माँ भी बीमार रहती है। ठीक है, दे दूंगा तेरी पगार। अब तू अपने दुखड़े रोना बंद कर। लाला राम और पन्ना दोनों बकरी को बेचने के लिए शहर की तरफ जा रहे थे। शाम से रात का अंधेरा घना हो जाता है। तभी लाला और पन्ना को चाकू दिखाता हुआ एक चोर रोक लेता है। अरे ताजी ताजी मटन के साथ साथ नौकरों की जोड़ी कहाँ जा रही है? जरा मुझे भी बताओ। तेरे बाप की शादी में चलेंगे, बड़ा यार रास्ता रोकने वाला। अरे सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं उसे? आपको दिख नहीं रहा है? उसके हाथ में चाकू है, चाकू। अरे रे, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे ये बकरी किसी को देने जाना है। वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। अरे हाँ, जाने दो ना भाई, तुम्हें हमसे मिलेगा ही क्या? छेनू नाम है हमार, छेनू। चुपचाप से सेठ के नौकर हो तो सेठ के नौकर की तरह बात करो, वरना छेद कर देंगे तुम में और गिन भी नहीं पाओगे कि कितने छेद किए हैं। और सेठ, याद आया, तूने मुझे बीड़ी का बंडल नहीं दिया था। अरे मेरी दुकान पर ना जाने कितने लोग आते हैं, मुझे भला कैसे याद रहेगा कि तुम मेरी दुकान पर आए थे। चुप कर कंजूस कहीं के।
तूने जिस दिन मुझे बीड़ी का बंडल नहीं दिया और चोर कहा था ना तूने, तभी से मैं तुझे ढूंढ रहा था। अब बड़े दिनों बाद हाथ आया है रे तू। सेठ जी लो, इसे भी पता है आप एक नंबर के कंजूस हो। काफी देर तक उस चोर और लाला राम की बहस होती है, लेकिन वो चोर लाला राम की गर्दन पर चाकू रखकर और लाला राम से गले की चेन और अंगूठी को छीनकर और बकरी को भी छीनकर भाग जाता है। अब लाला राम घर आता है। अरे मंजू, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी कंजूसी और मूर्खता की वजह से मेरे हाथों से वो बकरी तो गई, लेकिन मेरे गले की चेन और सोने की अंगूठी भी चोर ले गया। लाला राम सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और मंजू भी सब कुछ सुनने के बाद कहती है, देखा मैंने कहा था ना आपसे, आप सबको ठग सकते हैं लेकिन भगवान को नहीं। आपको कितनी बार समझाया है कि ये कंजूसी ठीक नहीं है। अब नहीं करूँगा ऐसी कंजूसी। इतने सालों में जो पाई पाई जोड़ी थी वो एक ही बार में निकल गई। हे भगवान। लाला को अकल आ गई थी कि उसकी कंजूसी का यही नतीजा था जो वो भुगत रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।